बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट इंटीग्रल 1 to 3 1 over x plus 1 dx। ये डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं जिनकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंटीग्रेशन तो इसकी 1 या 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी, बाकी हमने क्या करना है कि इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब इंटीग्रल 1 to 3 1 over x plus 1, सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 1 to 3 1 over x plus 1 dx। 1 over x plus 1 या 1 over x plus a का इंटीग्रल हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x plus a होता है। 1 over x plus a का मतलब है कोई भी कांस्टेंट। जब हम इसका इंटीग्रल लेते हैं तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x plus a होता है। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एल एन, नेचुरल लॉग को शो करता है x प्लस 1, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 और लिमिट आ रही है हमारे पास 1 to 3 तक। अब इंटीग्रेट हो गया, अब हमने ये वाली वैल्यूज इसमें पुट करनी है। हमेशा इसमें अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, यानी नेचुरल लॉग ऑफ 3, हम जहां जहां x है वहां हम 3 लिखेंगे, 3 प्लस 1। उसके बाद फार्मूले का हमेशा यहाँ माइनस रहेगा और नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह फिर लोअर लिमिट यानी 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस 1। एक्चुअली में कैसे आता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो इंटीग्रल a to b f of x dx और इस फंक्शन का कोई भी आंसर आ जाता है, फर्ज करें g of x इसका आंसर आ गया है और इसकी लिमिट है हमारे पास a to b। a to b, 2 यहाँ पर TO2 वाला है, यानी a to b का मतलब है a से b तक। इस साइड पे भी जो मैं ये लफ्ज यूज कर रही हूँ, यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3 का मतलब है 1 से 3 तक, TO2 यहाँ पर यूज हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे g of b और उसके बाद हम इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस g of a। ऊपर वाली वैल्यू सबसे पहले पुट की जाती है और उसके बाद जो डाउनवर्ड वैल्यू है वो पुट की जाती है। अगर आप इसको गलत पुट करेंगे यानी पहले नीचे वाली और फिर ऊपर वाली तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ 4 और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। लॉग में माइनस वाली रकमें हमेशा फ्रैक्शन में आ जाती हैं, बटा में आ जाती हैं। नेचुरल लॉग ऑफ 4/2, इसको हम कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 4/2। जैसे अगर हमारे पास लिखा हो नेचुरल लॉग ऑफ x बाय y, ये लॉग की प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा हुआ है, एल एन नेचुरल लॉग को शो करता है। नेचुरल लॉग हो या लॉग, LOG लॉग लिखा हो, हमारे पास क्या होगा, डिवीजन में या तकसीम में ये हमेशा माइनस में लिखे जाते हैं अलग अलग होके। तो यहाँ पर 4 और 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2। हमारे पास क्या आ गया आंसर, नेचुरल लॉग ऑफ 2 इसका आंसर आ जाता है। यहाँ से अगेन इस क्वेश्चन को देखें कि हमारे पास क्वेश्चन था इंटीग्रल 1 to 3 1 over x plus 1 dx। हमने इसको इंटीग्रेट किया तो इसका आंसर आ गया नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। अब हमने ये पहले ऊपर वाली वैल्यू जहां x है वहां पुट कर देनी है और फिर ये जो डाउनवर्ड वैल्यू है या नीचे वाली वैल्यू है वो x की जगह पुट कर देनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रल π/6 to π/3 sin 2x dx। इसको अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इस सारी वैल्यूज ही हमने एवेलुएट करनी है, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया है। sin 2x का इंटीग्रल हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x। तो ये जो साथ कांस्टेंट 2 होता है ये हमेशा हमारे पास डाउनवर्ड आ जाता है। कैसे कि अगर इंटीग्रल है हमारे पास sin ax, a का मतलब है कोई भी कांस्टेंट, तो sin का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, माइनस cos, अब a एक साथ लिखा हुआ है और ये जो a कांस्टेंट होगा ये हमेशा डाउनवर्ड यानी नीचे आ जाएगा। इसी फार्मूला को अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं। a की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉस
2x/2 और इसको हमने इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, π/6 से π/3 तक। अब -1/2 हम बाहर ले लेते हैं, जो डाउनवर्ड 2 लिखा हुआ है फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो -1/2 बाहर ले लेते हैं। अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, cos 2x, जस्ट क्या बच जाएगा, cos 2x। इसके ऊपर अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे π/6 टू π/3। ये बाहर हमने इसलिए ले लिया है कि क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं, इज इक्वल टू -1/2, जहां जहां x है वहां पर हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है। cos 2x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, π/3। 2 तो साथ लिखा हुआ है, x की जगह हमने पुट कर दिया π/3। फिर फार्मूले का हमेशा माइनस और cos 2x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, π/6। ये हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी। ये देखें 2 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाता है π/3। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू -1/2। cos 2 π/3 हमारे पास होता है -1/2। आप इसे कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। और माइनस cos π/3 यानी cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। cos 60, यहाँ पर देखिए जो cos π/3 है, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। और यहाँ पर cos 2 π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री। 120 डिग्री की जब आप वैल्यू लेते हैं तो उसके साथ माइनस का साइन आ जाता है, यानी -1/2 आ जाएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू -1/2। यहाँ से आप ये सारी वैल्यूज डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 -1 यानी -2/2, -2/2। एलसीएम 2 आया। इस 2 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे, इस 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर 1, और 1 को इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ जाता है। अब -2/2 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 1 और साथ माइनस का साइन। जब बाहर वाला -1/2 अंदर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1/2 1 से मल्टीप्लाई होके 1/2। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रल π/6 टू π/3 कोसेकेंट स्क्वायर x dx। यहाँ पर भी कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल हमें पता है क्या है, -cot x। तो कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल हमारे पास क्या आ गया, -cot x यानी कोटेंजेंट x, और लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, π/6 टू π/3। ये डायरेक्ट ही फार्मूला लग रहा है, इसलिए राइट साइड पे मैंने फार्मूला नहीं लिखा। कोसेकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल हमारे पास -cot x होता है। देखिए मजीद लिमिट के बगैर मैं लिख देती हूँ, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, ये एक एक स्टेप में इंटीग्रेट होते चले जाएंगे, सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है। कोसेकेंट स्क्वायर x होता है -cot x, जो कि यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, इज इक्वल टू, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस, ये जो माइनस आता है इसका ये मैं इसके बाहर ही रहने देती हूँ। अगर अंदर ऑलरेडी लेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा इशू हो जाता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, cot x की जगह हम लिखेंगे π/3 माइनस फार्मूले का और cot यानी कोटेंजेंट, फिर क्या आ गया हमारे पास π/6। अब पाई एंगल में 180 होता है, तो 180 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाता है 60 डिग्री। सॉरी यहाँ पर कोटेंजेंट है, तो cot 60 डिग्री हमारे पास क्या आ जाता है, tan का उलट, यानी cot 60 डिग्री जब आप कैलकुलेटर से लेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू देगा, या वैसे आपको पता है कि tan 60 डिग्री √3 होता है। tan 60 डिग्री होता है हमारे पास 60 डिग्री, या tan π/3 होता है √3। तो कोटेंजेंट या cot इसका उलट होगा,
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/√3, यानी हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, उलट कर देंगे इसको। और π/6 का क्या मतलब है 30 डिग्री, यानी 180 को 6 पे डिवाइड करें 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री हमारे पास 1/√3 होता है। तो cot 30 डिग्री हमारे पास √3 हो जाएगा, यानी उसका उलट हो जाएगा। tan और कोटेंजेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उलट है। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा √3 और यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर बन जाता है। अब ये वाला स्टेप यहाँ करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहें तो नहीं करें। ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3, स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ओवर √3। 1 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा -2 माइनस 2 ओवर √3, और -2 को जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 2/√3। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रल 0 to π/4 secant x tan x dx। इसकी अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। secant x tan x का इंटीग्रल हमारे पास secant x होता है, इज इक्वल टू secant x tan x का इंटीग्रल हमारे पास होता है secant x, और लिमिट आ गई हमारे पास 0 to π/4। अब x की जगह हमने क्या पुट कर देना है, पहले अपर लिमिट, ऊपर वाली लिमिट यानी secant π/4, फिर माइनस हमने क्या पुट कर देना है secant 0। अब secant हमें पता है किसका रेसिप्रोकल या उलट है cos का, तो जो cos की वैल्यूज होंगी वो यहाँ पर हम उलट करके लिख देंगे, उल्टा के लिख देंगे या उनका रेसिप्रोकल लेके लिख देंगे। अब π/4 एंगल में पाई होता है 180, 180/4 का क्या मतलब है 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री या cos π/4 एक ही बात है, यानी cos 45 डिग्री लिखा जाए या cos π/4 एक ही बात है, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2। तो secant क्योंकि cos का उलट है, रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यानी secant π/4 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी √2/1, यानी √2 हो जाएगी। यानी जितने भी secant को secant या कोटेंजेंट के फंक्शन आएंगे वहां आप उनके रेसिप्रोकल्स यूज करेंगे, उलट, यानी साइन, कॉस और tan के जो रेसिप्रोकल्स हैं वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब secant 0, क्योंकि cos 0 1 होता है तो secant 0 भी हमारे पास 1 ही होगा, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रल 0 to π/2 cos x over 3 plus 4 sin x dx। अब ये क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ गया है, बटा में आ गया है। जब फ्रैक्शन या बटा में कोई वैल्यू आ जाती है तो हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है हम देखते हैं कि क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, यानी नीचे वाली वैल्यू जो सी है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, और अगर वो डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में पूरा हो जाए तो वो वैल्यू हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के इक्वल आ जाती है। यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ हमारे पास फार्मूला अप्लाई होता है इंटीग्रल, नीचे डिनोमिनेटर में अगर कोई फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव पूरा हो जाए तो हम इसको कैसे लिखते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी नीचे जो फंक्शन दिया हुआ होता है नेचुरल लॉग के साथ वो फंक्शन लिख देते हैं। अब डाउनवर्ड एफ ऑफ एक्स की जगह देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3 + 4 sin x, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 3 + 4 sin x, तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 + 4 कांस्टेंट बाहर रह जाएगा, और sin x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos x, यानी जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आ जाता है 4 cos x।
अब न्यूमरेटर में हमारे पास ये वैल्यू पूरी होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू 4 cos x, जबकि यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास जस्ट cos x लिखा हुआ है। तो 4 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा हो जाएगा। हम इसको कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 cos x over 3 plus 4 sin x। अब यहाँ पर बाहर हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। इससे नेक्स्ट स्टेप में ये जो ऊपर वाला 4 है इसको हम अंदर ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, जस्ट 1 बच जाएगा। तो इसी स्टेप में 2 स्टेप्स करने की बजाय हम एक ही स्टेप में इसको कवर कर लेते हैं कि यहाँ पर इस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 4 से हमने डिवाइड कर दिया है, यानी 1/4 बाहर रह गया और 4 अंदर चला गया। अब 2 स्टेप्स में भी इसको कवर कर सकते हैं। अब देखें ये जो डाउनवर्ड फंक्शन है 3 + 4 sin x, ऊपर इसका डेरिवेटिव पूरा हो गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ, ये 1/4 तो बाहर ऐसे ही रह जाएगा, तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 3 + 4 sin x। इस तरह के क्वेश्चंस आपने पिछले लेसन्स में बहुत ज्यादा किए हैं और लिमिट हमारे पास क्या आ गई, 0 से π/2। यहाँ पर फिर देखें ये 3 + 4 sin x है, ऊपर हमने इसका 4 cos x अगर पूरा कर दिया तो ये देखें ये 3 + 4 sin x फंक्शन है और ऊपर इसका डेरिवेटिव पूरा हो जाता है, तो हम इसको नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन यानी ये वाला फंक्शन 3 + 4 sin x लिख देते हैं। तो अब यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 3 + 4 sin π/2। पहले हमने अपर लिमिट पुट करनी है और फिर हमने लोअर लिमिट, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 + 4 sin 0। अब sin π/2 90 डिग्री होता है हमारे पास 1, तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 3 + 4 और sin 90 डिग्री हमें क्या दे देगा, 1, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 + 4 और sin 0 क्या आ जाता है, 0, इज इक्वल टू 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 4 1s are 4 और 3 + 4 हमारे पास क्या बन जाएगा, 7, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 + 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 3 + 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 3। लॉग में माइनस वाली वैल्यूज फ्रैक्शन में चली जाती हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 7/3। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रल 0 to π/6 2 sin 2x dx। अब ये वाला 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन से बाहर रह जाएगा और sin 2x को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर रह गया, इंटीग्रल 0 to π/6 sin 2x dx। sin 2x dx का बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमारे पास इंटीग्रल क्या हो जाता है, साइन का माइनस cos 2x और जो कांस्टेंट 2 है ये डाउनवर्ड नीचे आ जाता है, यानी माइनस cos 2x/2 और लिमिट आ गई हमारे पास 0 से π/6। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस हम बाहर ले लेंगे और अंदर क्या रह गया हमारे पास, cos 2x। इसी स्टेप से आप इसमें वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए 1 या 2 स्टेप कोशिश की जाती है कि ज्यादा लिख दिए जाएं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इज इक्वल टू माइनस, अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, cos 2x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, π/6, फिर फार्मूले का हमारे पास क्या होगा, माइनस और cos 2 x की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें cos 2 π/6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये हमारे पास बन जाएगा π/3 इज इक्वल टू माइनस cos π/3
माइनस cos 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस cos π/3 होता है हमारे पास 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री हमारे पास होता है 1/2, और cos 0 होता है हमारे पास 1। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेते हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और ये 1 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 माइनस 2 हमारे पास क्या बन जाता है, -1/2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 1/2, इसका आंसर आ जाएगा। इस स्टेप से आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी 1/2 -1 लिखें, जो आंसर आए उसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट 1/2 आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रल -π/2 to π/2 cos x dx। इन सब क्वेश्चंस के साथ इवैल्यूएट लिखा हुआ है, लेकिन मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के सॉल्व कर रही हूँ। इवैल्यूएट का मतलब यही है कि इसको सॉल्व करें। तो cos x का इंटीग्रल हमारे पास क्या आ जाता है, sin x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x का इंटीग्रल sin x, और वैल्यू क्या है हमारे पास, -π/2 से π/2 तक इसकी लिमिट है। यहाँ पर हम ये डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू साइन x की जगह हम क्या लिखेंगे, π/2 माइनस उसके बाद साइन -π/2। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू साइन π/2, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, दिस माइनस और दिस माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस साइन π/2। अब साइन π/2 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1। फर्स्ट वन जो साइन π/2 है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, और नेक्स्ट साइन π/2 भी 1, 1 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रल 0 to π/6 secant square x dx। अब secant square x का इंटीग्रल हमारे पास tan x होता है, इज इक्वल टू इंटीग्रल secant square x हमारे पास क्या आ जाएगा, tan x, और लिमिट है हमारे पास 0 से π/6। अब जहां पर x है पहले हम पुट कर देंगे π/6, tan π/6 माइनस tan, फिर x की जगह 0, टेंजेंट π/6 का मतलब होता है टेंजेंट 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास 1/√3, और टेंजेंट 0 हमारे पास 0 ही होता है, तो ये आंसर हमारे पास क्या बन गया, 1/√3। इसमें से 0 प्लस करें या माइनस करें, 1/√3 ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रल 0 to 1 1/1 - x² का स्क्वायर रूट। इसका इंटीग्रल हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ x होता है, तो 1/1 - x² का स्क्वायर रूट, इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स ऑफ x, और लिमिट है हमारी 0 से 1 तक। अब यहाँ पर हम x की वैल्यूज पुट करते हैं, x की जगह पहले हमने 1 पुट करना है, और उसके बाद x की जगह हमने 0 पुट कर देना है। अब साइन 90 डिग्री हमारे पास 1 होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, π/2 का मतलब है 90 डिग्री। अब यहाँ 90 डिग्री भी लिख सकते हैं और π/2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ 0 0 ही होगा, तो π/2 - 0 हमारे पास π/2 आंसर आ जाएगा इसका, ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रल 1 to √3 1/1 + x² dx। 1/1 + x² का इंटीग्रल होता है tan इनवर्स ऑफ x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, और इसकी रेंज है 1 से √3 तक। ये जो मतलब चूज करती हूँ 1 to √3, ये TO2 है, ये वाला 2 है, यानी इसकी रेंज 1 से √3 तक है, ये नंबर वाला 2 नहीं है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, पहले अपर लिमिट पुट कर देनी है, यानी tan इनवर्स √3 x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स √3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, π/3 यानी 60 डिग्री, और tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास होती है π/4 यानी 45 डिग्री। अब यहाँ पर
π/3 माइनस π/4 जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है इज इक्वल टू, एक स्टेप कर लेते हैं, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। 4 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, इधर आ जाएगा हमारे पास 4π और माइनस 3π। 12 को अंदर रख के 3 पर डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाता है। 4 को जब हम ऊपर वाले पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 4π आ जाएगा। इसी तरह से इस साइड पे 12 को अंदर रख के इस 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3π। तो 4π माइनस 3π हमारे पास आंसर बन जाता है π/12। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाता है। बुक में आंसर π/3 है। वो कैसे है कि उसने ये जो रेंज है 0 से √3 तक ली है। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है 0 से √3 1/1 + x² dx। इस रेंज में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर π/3 आ जाता है। कैसे, जब आप यहाँ पर वैल्यू इस जगह पर पुट करेंगे, इस जगह पर, तो यहाँ tan इनवर्स ऑफ 0 लिखा जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ 0 0 आ जाता है, तो पीछे हमारे पास π/3 आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रल 0 to π/6 sin x cos x dx। यहाँ पर दो फंक्शंस हैं sin x और cos x और दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं। जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो हमारे पास कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, इंटीग्रल फंक्शन एक फंक्शन हो और उसके ऊपर पावर हो और साथ उसका डेरिवेटिव पूरा हो जाए तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन की पावर में न्यूमरेटर में भी एक प्लस कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी एक प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें, फंक्शन है हमारे पास sin x। sin x के ऊपर कोई पावर नहीं, इट मींस इसके ऊपर पावर 1 है और साथ इसके लिखा हुआ है हमारे पास cos x। देखिए sin x के ऊपर पावर क्या है, ऐसे होल के ऊपर भी पावर 1 हो सकती है और यहाँ पर भी इसके ऊपर पावर 1 हो सकती है, दोनों ही मेथड ठीक है। तो ये sin x के ऊपर क्या है हमारे पास पावर 1 और साथ है हमारे पास cos x। अब फंक्शन है हमारे पास sin x, उसका डेरिवेटिव देखें, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास cos x होता है, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा हो रहा है। तो फंक्शन sin x में हम क्या करेंगे, इधर भी एक प्लस कर देंगे, उसकी पावर में एक प्लस कर देंगे, नीचे भी हम 1 प्लस कर देंगे। तो इस रूल से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास sin x पावर 1 + 1 और डिनोमिनेटर में भी 1 + 1 और रेंज इसकी हो गई 0 से π/6 तक। इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, sin x 1 + 1 क्या हो गया 2/2, 0 से π/6 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से हम बाहर रख लेते हैं, सेम उसी वे से जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया है कि हम पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे, sin x की जगह हम क्या लिख देंगे π/6 और माइनस फिर x की जगह हम क्या लिख देंगे 0। ये 1/2 दिस 1 ये हमने ब्रैकेट से पहले यहाँ लिख दिया है, तो पीछे जस्ट हमारे पास sin x बच गया। अब इसके ऊपर पावर क्या है 2, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे, यानी पावर 2 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी पावर 2 हो जाएगी। अब sin π/6 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। 1/2 sin π/6 यानी sin 30 डिग्री हमारे पास क्या आ जाता है 1/2 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर और sin 0 हमारे पास 0 ही होता है, तो ये बन गया 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 0 ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 0। 0 को इसमें से जब प्लस करें या माइनस करें ये हमारे पास 1/4 ही आ जाएगा। 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 1/8 आंसर। ये इसका आंसर बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to π/2 sin square x cos x dx। ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है, वहां sin x cos x था और यहाँ sin के ऊपर पावर 2 है।
तो सेम वही फार्मूला यूज होगा, फंक्शन के ऊपर पावर और साथ उसका डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास साथ कॉस एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो साइन की पावर में हम क्या करेंगे, ऊपर भी एक प्लस कर देंगे, 2 + 1 एक्स ओवर 2 + 1, और रेंज इसकी क्या आ जाती है हमारे पास 0 से π/2। अब बेशक ये आप पूरे फंक्शन के ऊपर पावर करें जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, या सिर्फ साइन के ऊपर पावर लिख दें, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर आप लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स या आप लिखें साइन एक्स होल स्क्वायर, ये दोनों सेम है। इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन क्यूब एक्स, 2 + 1 हो जाता है 3 ओवर 2 + 1 3, 0 से π/2। अब 1/3 हम कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं और जहां x है वहां पर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब x की जगह हम पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट कर देंगे π/2, फिर फार्मूले का माइनस, और साइन क्यूब x की जगह फिर हम पुट कर देंगे 0। साइन π/2 90 डिग्री हमारे पास 1 होता है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 साइन π/2 यानी 90 डिग्री हमारे पास क्या आ गया 1, और 1 का हमने क्या लेना है क्यूब, क्योंकि साइन के ऊपर पावर 3 है, और साइन 0 0 होता है, 0 का क्यूब हमारे पास क्या होगा 0 ही होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा 1/3, 1 का क्यूब लेंगे 1 और उसमें से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा 1/3, ये आंसर आ जाएगा।